हेलो नमस्कार वन्नकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का। क्या चैप्टर खत्म कर दिया भैया? चैप्टर ही पढ़ते जाएंगे क्या? अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम करने वाले हैं अपने क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का क्या एनसीईआरटी सोल्यूशन। देखो 34 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पूरे लेक्चर में इतने क्वेश्चन तो होंगे नहीं, होंगे लेकिन बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो हो सकता है हम इसको पार्ट में निकालेंगे। ठीक है ना, करते हैं कोशिश, जितने क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे एक बार में हम करेंगे। अगर आप बोर हो जाएंगे तो हम उस लेक्चर को रैप अप कर देंगे, जब तक आपकी एनर्जी बनी रहेगी लेक्चर चलता रहेगा। और बस जैसे ही आपकी एनर्जी डाउन हुई हम दूसरा लेक्चर लेकर आ जाएंगे और उसमें अपने एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आई बात समझ में? चलिए भाई, इससे पहले कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस में आकर कूदो, मैं आपको बोलूंगा कि भाई जितने भी लेक्चर मैंने बनाए हैं वो सब के सब देख कर आओ। अगर आपने वो सारे लेक्चर देख लिए हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं बनेगा एनसीईआरटी का। बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, जब आपको ये फील होगा कि हाँ यार ये तो पढ़ा था, अरे सर ये भी पढ़ा, अरे सर ये भी तो पढ़ा था, और सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हिल जाएंगे। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग द चार्जेस ऑफ दिस एंड दिस प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। अच्छा देखो, पहले उन्होंने स्मॉल स्फीयर बोल दिया है, स्मॉल चार्ज स्फीयर बोल दिया। क्या बोल दिया है? स्मॉल चार्ज स्फीयर बोल दिया। ठीक है, चलो ऐसा इसलिए बोल दिया कि चार्जिंग बाय इंडक्शन ना हो जाए। खैर उससे कोई मतलब नहीं हो, मैं सिलेबस में नहीं, छोड़ो उसको। चलो तो दो छोटे 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 स्मॉल चार्ज हम ले आते हैं। यहाँ पर आ जाओ, है ना। एक छोटा सा स्मॉल चार्ज है हमारा 2 × 10⁻⁷ कूलम का, -7 कूलम का, इसको हम बोल देते हैं Q1। ठीक है ना, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस दूर पर? 0.30 मीटर पे, 0.30 मीटर पे हमारे पास दूसरा चार्ज है ये Q2, है ना। और यहाँ पर कितना चार्ज है? 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है ना, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। पूछ रहा है क्या? फोर्स बिटवीन, हाँ फोर्स पूछ रहा है। फोर्स का फॉर्मूला है यार हमारे पास सीधा सीधा। क्या फॉर्मूला है? K × Q1 × Q2/r²। चलो K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 कितना है? 2 × 10⁻⁷। ठीक है ना, Q2 कितना है? 3 × 10⁻⁷, अपॉन में R का स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि 0.30 × 0.30। ठीक है ना, अब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे, 100 इसको हटाओगे 100 आ जाएगा, 10⁻⁻4 होगा, ऊपर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने क्या किया, इसको 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻14, है ना, और ये कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, तो 10⁻13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नेट? 10⁻−1। ठीक है ना, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। क्या लिख दिया यहाँ? सिर्फ और सिर्फ 10⁻−1। अब आप देखो क्या बचा यहाँ नीचे, 30 × 30, ऐसा बोल सकते हैं क्या, है ना। 30 × 3 × 10 × 3 × 10। ठीक है ना, तो इस 3 से मैं 3 काट देता हूँ, और इस 3 से मैं 3 3 9 ये काट देता हूँ। ये हो जाएगा 3 2 6, ये घूम कर जाएगा 10⁻2 -6 × 10⁻3 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर आ गया। फोर्स कितना? 6 × 10⁻3। जल्दी भी हो सकता था लेकिन मैंने काटना पीटना बता दिया, फटाफट कर देते हैं हाथ में। क्या यार सर, यार कैलकुलेटर लिए और ऐसा कर रहा हूँ। हाँ, हमें टाइम की थोड़ी कमी है तो कोई बात नहीं, आंसर आ गया है 6 × 10⁻3 न्यूटन। टेंशन वाली बात है ही नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हम टाइम ज़्यादा लेंगे नहीं, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस कूलम इज इन एयर, और वो कितना है? 0.2 न्यूटन है। फोर्स आपको दे दिया गया है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। ठीक है, तो एक चार्ज आपको Q1 दे दिया गया है, वो कितना है? 0.4 × 10⁻6 कूलम का, है ना। ये मैंने माइक्रोकूलम को चेंज कर दिया भैया, माइक्रोकूलम को मैंने कूलम में चेंज कर दिया। इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? Q2 कितनी डिस्टेंस है इसकी यहाँ से? -0.8 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, बढ़िया। डिस्टेंस हमको पता नहीं है तो हमको वो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। हाँ, हमें फोर्स पता है। फोर्स कितना दिया हुआ है? 0.2 न्यूटन का फोर्स दिया है। क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, तो F = K Q1 × Q2/r², Q2/r²। ठीक है ना, K की वैल्यू 9 × 10⁹, यहाँ वैल्यू रखेंगे 0.4 × 0.8 × 10⁻6, 10⁻6 कितना हो जाएगा? 10⁻12। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन R का स्क्वायर। F की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी है? 0.2 न्यूटन। 0.2 इधर ले आओ, R इधर ले आओ। ठीक है, तो हमने क्या बोला?
आर स्क्वायर उठाकर इधर ले जाओ और 0.2 न्यूटन इधर ले आओ, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे 9 × 10⁻9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आ गया 0.0144। अच्छा, इसका रूट भी निकालना पड़ेगा तो आ जाएगी वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो 12 सेंटीमीटर आ रही है, यानी कि 0.12 मीटर आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका होना चाहिए 0.12 मीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। पहला कर लिया। सेकंड, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अरे भाई, जो फोर्स इस पर, इस चार्ज पर ये चार्ज लगाएगा, वही फोर्स तो ये चार्ज इस पर भी लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसका आंसर भी क्या होगा 0.2 न्यूटन। ये शायद क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, शायद लेक्चर्स के बीच में आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया है। आंसर क्या है भाई, आंसर है इसका R = 0.12 मीटर एंड द फोर्स इज 0.2 न्यूटन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक दैट द रेशियो ऑफ ke² / GME/MP इज डायमेंशनलेस। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये भी एक फोर्स होगा और ये भी एक फोर्स के लिए निकाला जाता है। हाँ, ठीक है, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ये रेशियो हमको निकालना है, चेक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखिए, सिंपल सी बात है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे थे तो हमारे पास फॉर्मूला था K × Q1 × Q2 अपॉन R², याद है। हाँ सर, K की अगर आपको यूनिट डायमेंशंस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो फोर्स है इंटू R² डिवाइडेड बाय Q1 × Q2 इज इक्वल्स टू K, ठीक है ना। फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स के डायमेंशन है MLT - 2, R² के डायमेंशन है L का स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर Q1 Q2 यानी कि 80 × 80। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, तो ये डायमेंशन आ गया किसके, आपके K के। कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, t की पावर -2, ये t ऊपर जाएगा, t की पावर 2, ये t की पावर -2 हो जाएगा यहाँ जाके, है ना। ओहो, मिट जाओ ना बेटा, मिट जाओ। ये हो जाएगा कितना, t की पावर -2 हो जाएगा। यहाँ से t हटा दो, यहाँ से t हटा दो, ये कितना हो जाएगा a, ये a इज इक्वल्स टू K के डायमेंशन। अब देखो ML³ है ना, K के डायमेंशन लिखने जा रहा हूँ मैं। वैसे तो मुझे पता है कि ये आने वाला है क्या, ML का क्यूब इंटू t की पावर -4 इंटू a की पावर -2, है ना। ये किसके डायमेंशन आ गए भैया, हमारे K के डायमेंशन आ गए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। K इज इक्वल्स टू दिस, सही लिखा है कि नहीं लिखा है। MLT - 2 L का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो ये हो जाएगा 80, है ना। t ऊपर घूम के चला जाएगा, कितना हो जाएगा, t की पावर -2, तो ये t की पावर -2 t की पावर -4 बन जाएगा, L³ हो जाएगा, M है, ठीक है। चलिए आगे, ये K के डायमेंशन आ गए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, E का स्क्वायर। E का डायमेंशन क्या होगा भाई, चार्ज है ना। अरे चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है। E का डायमेंशन होगा AT, ठीक है ना। तो KE² का डायमेंशन क्या हुआ, KE² का डायमेंशन जरा देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो E² का क्या हो जाएगा, A² T², तो ये हो जाएगा ML³। t की पावर 2 है, t की पावर -4 है, तो t की पावर कितना हो जाएगा, -2। ये a की पावर 2 है, ये a की पावर -2 है, तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ML³ t - 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, वेरी गुड। अब जरा बात करते हैं G की। किसकी बात करते हैं, G की। आओ जरा। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे थे तो ये था फॉर्मूला G m1m2 अपॉन R², याद है। हाँ सर, याद है। तो आप इससे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हो, FR² अपॉन m1m2 इज इक्वल्स टू G। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि G का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, F का सेम MLT - 2, ठीक है ना। R² इज नथिंग बट L का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, मास, तो ये हो जाएगा M और M, ठीक है ना। M² है, ऊपर जाएगा, M के पावर -2 होगा, ये M के पावर -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। M की पावर -1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ मैं M की पावर -1, ये M² है, ऊपर जाएगा M की पावर -2, M की पावर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा L³ t - 2। ये किसका डायमेंशन आ गया, G का डायमेंशन आ गया। किसका डायमेंशन आ गया, G का डायमेंशन आ गया। चलो अब जरा GME/MP देख लो क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं GME/MP का जो डायमेंशन निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, आप इसमें M² और मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसमें M² और मल्टीप्लाई करूंगा, M की पावर 2, तो ये M की पावर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा ML³ t - 2,
ml3t-2, ठीक है ना, पक्का। अब आप देखिए के ई स्क्वायर का जो डायमेंशन आया है वो आया है ml3t-2, जी MEMP का जो डायमेंशन आया है ml3t-2 आया है। अगर आप इसका रेशो लोगे तो ये क्या कर जाएगा, एक दूसरे को काट देगा और सिर्फ क्या बचेगा, लो देख लो, के ई स्क्वायर अपॉन जी MEMP, आप इसका रेशो लोगे तो क्या आएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 की पावर 0, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था, लेकिन सर यहाँ पे तो कुछ दूसरी वैल्यू दी गई है, ये रेशो कैसे निकाला गया है। अरे भाई इसमें वैल्यू पुट कर दी है रेशो में, मतलब सर, अरे भाई देखो इसको नोट डाउन कर लिया गया, इसको नोट डाउन कर लो पहले, इसको मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व करा दिया है। वैल्यू के साथ सॉल्व करना है तो आप वैल्यू के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। हटाओ इसको, हाँ सर हटाओ। देखो कुल मिलाकर उसकी बोलने की बात यह है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी MEMP, ये जो आप लिख रहे हो इनकी वैल्यूज पुट करो। जैसे अगर आप के की वैल्यू पुट करोगे एयर के लिए तो क्या है, 9 × 10⁹, ठीक है ना। ई स्क्वायर क्या है, 1.6, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻19 की पावर 2, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कूलॉम डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10⁻11। चलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.31 × 10⁻31 kg। और अगर आप बात करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन की तो वो कितना है, 1.67 × 10⁻27 kg। अब आप इसको क्या करोगे, काटोगे पीटोगे तो कितना आंसर आना है, इतना ही आंसर आना है। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। अरे पक्का, हाँ सर पक्का, क्या गलत होगा इसमें, बस आप रेशो लेके देखना, यही रेशो आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करता हूं मैं क्लियर, आगे बढ़े। चलिए यहाँ 3 1 होगा, यहाँ 3 1 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, ठीक है। 9.1 × 10⁻31 kg। चलो बहुत बढ़िया, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपकी आंखों के सामने होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is large scale charges। ये तो क्या है, डिस्कशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। क्या हो गया, ये तो डिस्कशन वाली बात हो गई। और वो क्या बात हो गई कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी क्वांटाइज कैसे है। देखो हमने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था और वहां साफ साफ बोला था कि आप जो लिखते हो Q, वो एक्चुअल में चार्ज ऑन अ बॉडी जो होगा वो ± NE के बराबर होगा। ये क्या है, ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना हो सकता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बराबर। दिस इज फंडामेंटल चार्ज, दिस इज फंडामेंटल चार्ज, जो सबसे छोटा हो सकता है चार्ज, दिस इज फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, सबसे छोटा चार्ज जो हो सकता है, एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वो कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही। n क्या है, n इज द इंटीजर, कोई भी इंटीजर। तो क्या होगा, आपका जो टोटल चार्ज होता है किसी बॉडी पर वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, -2 होगा, कभी भी 1.5, 2, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 ऐसा नहीं होता है। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। मास के जैसे नहीं कि 1.5 किलो बोल दिया, 2.5 किलो बोल दिया, 4.5 किलो बोल दिया, नहीं, इसकी एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पढ़ा चुका हूं मैं, आप जाकर लेक्चर देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक, यानी कि लार्ज स्केल चार्जेस की जब आप बात करते हो। अब मान लो आपको क्या दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू आपको दी गई है 32 कूलम। ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज यानी कि फंडामेंटल चार्ज है वो कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, ओके। एन की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालने जाओगे तो कितना आएगा, 32 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19। अब आप खुद देखो कि ये चार्ज कितना छोटा है, ये चार्ज कितना छोटा है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना। और आप जो चार्ज देख रहे हो टोटल बॉडी पर वो कितना है, 32 कूलम है, बहुत ज्यादा चार्ज है। आई मेरी बात समझ में। जब आप इसका रेशो निकालोगे तो कुछ भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आने वाली है वो आएगी × 10⁻19 आने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। तो ये वैल्यू इतनी बड़ी होने वाली है, ये n की वैल्यू इतनी बड़ी होने वाली है कि ऑलमोस्ट एक इंटीजर कहला जाएगी। क्या कहला जाएगी, ऑलमोस्ट एक इंटीजर कहला जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, पीछे 10⁻19 लगा हुआ है तो आगे 1 आया, 1.5 आया, क्या लेना देना है ना। ऑलरेडी ये बहुत बड़ा चार्ज बनने वाला है। तो जब भी हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो हम फिर क्वांटाइजेशन को भूल जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लो 0.5 आ गया तो आप ये भी तो देखो कि पीछे 10⁻19 लगा हुआ है, तो अपने आप वो एक इंटीजर बना देगा। क्या बना देगा, एक इंटीग्रल वैल्यू ही बनाएगा, ठीक है ना। इसलिए जब हम मैक्रोस्कोपिक
व्यू में देखते हैं तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा साइड रख देते हैं, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. अच्छा, law of conservation of charge तो लगेगा भाई, उसको तो नहीं रोक सकते आप, जो बोल दिया वो बोल दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये ग्लास रॉड है ना, ये ग्लास रॉड है आपकी, और यहाँ पर क्या है, एक सिल्क क्लोथ है, ठीक। अब आपको पता है सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो इच्छा होती है सबकी अलग अलग होती है। अगर ये ग्लास रॉड है तो ग्लास रॉड की जो एफिनिटी है वो कम है एज कंपेयर टू सिल्क क्लोथ, एज कंपेयर टू सिल्क क्लोथ, है ना। अब जैसे ही आपने इनके बीच में फ्रिक्शन किया, जैसे इनके बीच में क्या बताया आपने, फ्रिक्शन बताया, ऐसे से एक दूसरे को रगड़ा, तो यहाँ क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर बाय फ्रिक्शन हुआ। आई मेरी बात समझ में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया, इसकी कम थी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया। अब जितना इस पे नेगेटिव चार्ज आया है उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है ना, जितना इस पे नेगेटिव चार्ज आया है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आया है। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या है, कंजर्व्ड ही तो है, जितना इस पे नेगेटिव उतना ही इस पर पॉजिटिव। आई मेरी बात समझ में। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जब आप करते हो तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि दोनों में से कोई एक बॉडी क्या हो, नॉन कंडक्टर हो। समझ रहे हो कि नहीं, तो हमने थ्योरी में पढ़ा है ना, सब थ्योरी में पढ़ा हुआ है। खैर ये तो वो पूछ भी नहीं रहा, वो ये पूछ रहा है कि बताओ क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। बिल्कुल लगेगा। अगर आप सिस्टम का चार्ज देखो तो सिस्टम का चार्ज कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू दैट इज 0, कंजर्व्ड है चार्ज, क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 पॉइंट चार्जेस QA is equals to 2 microcoulomb, QB minus 5, QC 2 and QD, hello QD, are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of a square? अच्छा, जिनने पढ़ा होगा मुझसे वो फटाक से इसका आंसर अभी दे देंगे, बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए इसका आंसर दे देंगे वो अभी फटाक से, है ना। जिन्हें मेरे लेक्चर देखे होंगे, जिन्हें नहीं देखे होंगे वो इधर उधर की बात करेंगे, है ना। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको बड़ी मेथड से सॉल्व करो या छोटी मेथड से सॉल्व करो। डिपेंड तब करता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे अगर कोई नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो सीधे इसका आंसर 0 दे देगा, सीधे इसका आंसर 0 दे देगा, और मुझे रीजन भी दे देगा सर क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने हमें बताया था कि फोर्स कितना आने वाला है, सेंटर पर 0 आने वाला है ना। वही उसने बोला हुआ है, एट द सेंटर पर आप क्या रख दो, एक चार्ज रख दो, है ना, 1 माइक्रोकूलॉम का। लो भैया ये हमारा सेंटर था, ये हमारा सेंटर था, इस पर मैंने एक चार्ज रख दिया Q0 जो 1 माइक्रोकूलॉम का है। Q0 जो है वो 1 माइक्रोकूलॉम का है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये जो स्क्वायर है इसकी 4 साइड्स हैं भैया, A B C D, ठीक है ना। सब पे चार्ज रखा हुआ है, सब पे चार्ज रखा है। QA है 2 माइक्रोकूलॉम का, QB है, QB कितने का दिया है, -5 माइक्रोकूलॉम का। QC कितना दिया हुआ है, QC दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलॉम का, एंड QD दिया हुआ है QD -5 माइक्रोकूलॉम का। और इसका कितना चार्ज है, 1 माइक्रोकूलॉम। कितना चार्ज है इसका, 1 माइक्रोकूलॉम, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है कि बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स पूछा जा रहा है ना। ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी है, नेट फोर्स पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो कि क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पे लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पे लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू चार्ज C। अच्छा इस चार्ज को देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इस पे लगेगा फोर्स ड्यू टू चार्ज A, फोर्स ऑफ रिपल्शन। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर लगेगा ये FB, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है ये, FD। अब आप देखिए ये दोनों चारों चार्जेस, चारों फोर्सेस अगर एक आपस में बराबर हो गए, ये इसके बराबर हो गया तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको इसके बराबर हो गया तो इसको कैंसिल आउट कर देगा। क्या ऐसा होगा, चेक कर लेते हैं, मुझे तो लगता है होगा। जिनने पढ़ा है उनको समझ में आ गया होगा। अब ये सेंटर पे रखा हुआ है तो ये जो डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस मान लो आप A है ना, ये डिस्टेंस आप मान लो कितनी है, A है, मान लो कितनी है, ये A है।
ए। तो ये सारे चार्जेस से कितनी दूर रखा हुआ है, ए डिस्टेंस दूर रखा हुआ है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं निकालूं एफ ए की वैल्यू तो वो क्या होगी, एफ ए की वैल्यू क्या होने वाली है, वो होने वाली है के टाइम्स ऑफ क्यू ए इंटू क्यू नॉट अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, क्या यही वैल्यू एफ सी की भी होने वाली है, देखो क्या यही वैल्यू एफ सी की भी होने वाली है, नहीं सर, एफ सी की वैल्यू तो ये होगी क्या, के इंटू क्यू सी इंटू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर। अरे मैंने बोला भाई क्यू ए की वैल्यू कितनी है सर, 2 कूलम, 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। इसकी कितनी है 1 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी कितनी है एफ सी की, बताओ, के इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो यही चीज़ तो मैं बोल रहा था कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं भाई, इक्वल एंड अपोजिट है। यही चीज़ तो मैं आपको पहले समझा रहा था कि एफ ए किसके बराबर निकल आया भाई, एफ ए बराबर निकल आया एफ सी के। और आप वैसे ही देखोगे तो एफ बी बराबर आ जाएगा किसके, एफ डी के, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हैं, किसी का भी लिख लो ये लोग, के क्यू बी इंटू क्यू नॉट अपॉन ए का स्क्वायर, है ना। अब आप देखो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को काट जाएंगे, ये देखो खा लेंगे एक दूसरे को, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को खा लेंगे, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा क्यू नॉट पर 0, कितना आ जाएगा 0, खत्म बात। आई बात समझ में। चलिए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं आंसर क्या है भाई, 0 है। चलो नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, सही बात है, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। हाँ नहीं हो सकता, कहीं मैंने आपको ऐसा पढ़ाया कि सडन ब्रेक हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वही बात है एनसीईआरटी है, आपको ऐसे तो छोड़ेगी नहीं। तो मान लो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, ये अपना प्लस क्यू चार्ज है ना सर, आप प्लस क्यू चार्ज ही लेते हो, अरे मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि लेना, है ना। अब आप बोलोगे कि सर आपने जितने भी हमको डेरिवेशन कराए हैं उसमें सब में आपने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो पॉजिटिव चार्ज ही किया है, नेगेटिव क्यों नहीं किया। अरे नेगेटिव करोगे तो उल्टा हो जाएगा यार सब कुछ, बस कुछ नहीं होगा। चलो तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, सर पिंकी भी निकल गई सर, मैं क्या करूँ सर, पिंकी भी निकल गई सर। ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गई, है ना। मैंने आपसे ये बोला, मतलब मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में सडन ब्रेक आ गया, ये ऐसे ब्रेक किया, ये ब्रेक हुआ और फिर कंटिन्यू हो गया। भैया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हुई, ब्रेक हुई, यहाँ पर क्या लगा, ब्रेक लगा और उसके बाद आगे कंटिन्यू हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा, है ना, जहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं थी वहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। मुझे बताओ इस टेस्ट चार्ज पर ये चार्ज कुछ फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। जहां पर फील्ड लाइन नहीं थी वहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस टेस्ट चार्ज पर यह चार्ज कुछ फोर्स लगाएगा क्या, समझ में आया क्या, लगाया क्या, फोर्स लगाया क्या, सर कैसे लगाएगा, सर कैसे लगाएगा। आप ही ने तो पढ़ाया है कि F इज नथिंग बट Q इंटू ई वेक्टर, है ना। तो जब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है तो फोर्स कैसे प्रेजेंट होगा, फोर्स खुद 0 होगा। फोर्स यहाँ पर 0 है, अच्छा फोर्स यहाँ पर 0 है, लेकिन आपने तो ये बोला था कि भैया इसकी जो फील्ड लाइंस होती है वो सीधे इन्फिनाइट तक जाके खत्म होती है, इन्फिनाइट तक जाती है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होता। अगर ब्रेक हुआ होता तो हम यहाँ पर चार्ज को रख देते और चार्ज पर कोई फोर्स फील नहीं हो रहा होता, ऐसा होना गलत है। अगर आप यहाँ पर चार्ज पुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इस टेस्ट चार्ज पर ये चार्ज एक फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो अगर आप ऐसा बोलते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं ब्रेक हो रही हैं तो वो सरासर गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये बता चुके हैं यार, बता चुके हैं क्यों दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। मान लीजिए एक फील्ड लाइन ये है, ठीक है ना, मान लीजिए एक फील्ड लाइन ये है, एक फील्ड लाइन ये है, मान लीजिए एक फील्ड लाइन ये है, मान लीजिए, ठीक है ना। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2, ठीक है ना। यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट है हमारा पॉइंट ए। मैंने बोला कि भाई पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो मैं अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करूँ तो मैं इस पर टेंजेंट डाल दूंगा इस डायरेक्शन में, है ना। और अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करूँ तो मैं टेंजेंट डाल दूंगा इस डायरेक्शन में। तो मैं बोलूँगा भैया ये डायरेक्शन 1 हो गई, ये डायरेक्शन 2 हो गई और ये डायरेक्शन 1 हो गई, है ना। एक ही पॉइंट के पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन कैसे हो सकती है, मतलब दो फोर्स की भी अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही मोमेंट पर एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए और फोर्स की डायरेक्शन भी दो अलग अलग हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पक्का, हाँ सर पक्का। तो चलिए ये पॉइंट भी हमने क्या कर दिया है, क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं।
2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम, ठीक है, लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। लो भैया वैक्यूम में रख दिया है। एक है QA जो कि है +3 माइक्रोकूलम यानी 3 टू द पावर -3 × 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा चार्ज है QB जो कि कितना है -3, अच्छा इसी का उल्टा -3 × 10 टू पावर -6 कूलम, ठीक है ना। ये प्लस चार्ज है, इसी का माइनस चार्ज है, ठीक है ना, ओके। क्या ये डायपोल बन सकता है? क्या ये डायपोल बन सकता है? हाँ सर बिल्कुल बन सकता है। 20 सेंटीमीटर अपार्ट, बहुत ज़्यादा दूर है, पास होना चाहिए, बहुत पास डिस्टेंस में जब होते हैं तब जाके डायपोल बनता है, ये डायपोल नहीं बन सकता। चलो पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB। अच्छा ये लाइन AB है, इस पॉइंट का नाम हमने दिया A, इस पॉइंट का नाम हमने दिया B, और यहाँ पर मिड पॉइंट है, इसको हमने बोला O। तो वो पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पर कितनी होगी। तो हमें पता है यार कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो हम देखेंगे कि भैया ये नेगेटिव है तो ये इस तरफ खींचेगा उसको, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी, हमारी B वाले चार्ज की। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, वो इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो हम बोलेंगे कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी, A वाले चार्ज के कारण, ठीक है ना। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, तो दोनों क्या कर जाएंगे, वेक्टर सम हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ऊपर निकालोगे तो वेक्टर सम होगा किसका, A का प्लस B का, ठीक है ना। अच्छा EB कितना होगा ये बताओगे क्या, EB कितना होगा ये बताओगे सर, K टाइम्स ऑफ QB इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, मान लो टोटल डिस्टेंस है L, तो ये कितनी हो जाएगी L/2, है ना। टोटल डिस्टेंस मैंने L ली है तो उसका L/2 मैंने कर दिया, ठीक है ना। और वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो इसका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है चलो हो गया L/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। QB चार्ज कितना है, QB चार्ज है 3 × 10⁻⁶। मैं यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ डायरेक्शन उसकी, इसलिए माइनस साइन मैं नहीं लगा रहा हूँ। चलिए वेरी गुड, डिवाइडेड बाय L/2 का होल स्क्वायर यानी कि 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर था उसका आधा कितना होगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.10 × 0.10, ठीक है ना। पॉइंट हटाया, ये हो जाएगा 100 10⁴ ऊपर पहुँचा दो, ये कितना हो जाएगा 10 × 10। चलिए तो ये 10⁻⁻6, ये 9 और 4 13, 13 और -6 कितना हो जाएगा 7, है ना। 10⁻7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻7, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये हो गया 10⁻7। हो सब तो मिटा दिया सर, याद रहता नहीं है क्या क्या मिटा दिया और पहले ही। चल हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, ये 10⁻4 है, 10⁻4 से चला गया कितना बचा 10⁻−2 बचा। हाँ सर ये 10⁻9 है, -2 है, कितना हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया 10⁻7, ये हो गया 10⁻2, ऊपर जाएगा 10⁻−2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻5। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 9 या 27, 27 × 10⁻5, 27 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, है ना। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का 100%। अरे हाँ सर ये बिल्कुल सही लिखा है क्या मैंने, ये बिल्कुल सही लिखा है क्या मैंने, मुझे बताओ। अरे यूनिट सही लिखी है कि नहीं लिखी, अरे चेक किया करो ना यार। F = Q × E किया, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको निकालनी है तो हो जाएगा F/Q, F न्यूटन कूलम। सही है, चेक किया करो, घबराया मत करोगे, नहीं सर ये गलत होगी सर, गलत है मेरी तरफ से, सोचा करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो सिमिलरली हम निकालते हैं EA की वैल्यू कितनी आएगी, देखो K टाइम्स ऑफ QA अपॉन L/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो QA की वैल्यू कितनी है, 3 ही तो है, 3 × 10⁻6 है, पॉजिटिव है। अरे भैया मैग्नीट्यूड तो उतना ही है ना, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ तो टोटल यहाँ पर कितनी फील्ड आ रही है, अगर मैं आपसे पूछूं कि O पॉइंट पर टोटल फील्ड कितनी है, तो आप बोलोगे सर 27 + 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, यानी कितना हो गया ये 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सही लिखा है क्या मैंने, हाँ सर बिल्कुल सही लिखा है। चलिए तो आपसे पूछा था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस, 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन ये होगी, है ना, O से लेके B की तरफ,
ठीक है, चलो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज लेकर आए जो नेगेटिव है, जो कैसा है, नेगेटिव है, और कितने मैग्नीट्यूड का है, इतने मैग्नीट्यूड का है। तो चलो भाई उठाओ, यहां पर पुट करो, है ना, ये ओ पॉइंट है। आप एक चार्ज लेकर आए, ये चार्ज लेकर आए जो कि नेगेटिव है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी है आपको दी गई है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, है ना। अब आप देखो, आपको इस पे लगने वाला फोर्स बताना है। आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पॉइंट ओ पर, हाँ सर पता है। आपको पॉइंट ओ पर जो रखा हुआ चार्ज है, आपको जो पॉइंट ओ पर रखा हुआ चार्ज है उस पर फोर्स निकालना है। क्या आप उस चार्ज से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो फोर्स नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। चलो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू कितनी है -1 पॉइंट, माइनस साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फोर्स कहाँ लग रहा है? अपोजिट लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है। 10⁻⁹ कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁹ -9 भाई -9 इंटू 54 इंटू 10⁵, कितना फोर्स लग रहा है 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और फोर्स ये है। चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है 5.4 इंटू 10⁻⁶, कोई बात नहीं है, हमारी आ रही है 5.4 इंटू 54 इंटू 10⁵, ठीक है, सेम ही बात है। और यहाँ पर कितना फोर्स आ रहा है 8.1 इंटू 10⁻³ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको लेक्चर के बीच में ही कराया था, याद हो तो। अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस, दिस एंड दिस, है ना, ये देखो दिस एंड दिस, ठीक है ना, located at points this and this. What are the total charge and electric dipole moment of the system? Total charge and electric dipole moment of the system. अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर डायपोल क्यों बन गया, यहाँ पर भी तो डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ तो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ने ऐसा बोला है, जनरली जो डायपोल बनता है उसमें चार्जेस आपके बहुत पास पास होते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए हो सकता है चार्जेस दूर दूर भी रख दे, डायपोल तब भी बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्वेश्चन बनाने के लिए बना दिए जाते हैं। अब आप में एकदम पकड़ मत लेना कि अरे सर अब कैसे बन गया, इस पे तो क्वेश्चन आ गया। अरे भैया क्वेश्चन तो आ गया है, करना पड़ेगा। अब जैसे आप ये सोचो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या, F/, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, याद है? याद है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज हुआ करता था, बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज हुआ करता था। लेकिन आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, अभी आपने देखा ना क्वेश्चन किया कि नहीं किया, वहां पर आपने इसकी वैल्यू अच्छी खासी रखी है, मैग्नीट्यूड अच्छा खासा भी रखा है, जबकि आपको समझाया जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन बनते हैं तो इस चार्ज की वैल्यू अच्छी खासी भी हो सकती है, हम ये फॉर्मूला तब भी लगा लेते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अब आके मेरी गर्दन मत पकड़ लेना कि अरे सर ये क्या बोल दिया आपने, अरे ऐसा क्यों बोल दिया सर आपने। बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है कि बहुत दूर रखे हो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो भी आप उसको एक डायपोल बना सकते हो। लेकिन जनरली क्या होता है, ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। चलो मैंने क्लियर किया अपना पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन क्या बोल रहा है, एक चार्ज है QA, एक चार्ज है QA 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम का, ठीक है ना। और एक चार्ज है QB, ठीक है ना, वो कितने का है भैया -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम का, ठीक है ना। ओके, लोकेटेड एट पॉइंट्स, ये -15 सेंटीमीटर पर है या 15 सेंटीमीटर पर है ना। इसका आप मान लो भैया ये -15 सेंटीमीटर पर है या 15 सेंटीमीटर पर, ऐसे मान लो। इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 -15, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो 0 0 +15, ठीक है ना। ओके सर, ये डिस्टेंस इनके बीच की। तो मुझे बताओ इनके बीच में 0 0 +15, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना। डायपोल बन सकता है कि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। अभी मैंने आपको समझाया, बनाने को बोला ही है उसने, ठीक है ना। हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होती है आपके डायपोल मोमेंट की, ये भी आपको पता होगा। हाँ सर पता है। पूछ क्या रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है व्हाट आर द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज तो कितना हो जाएगा 0। अरे क्यों 0 सर? अरे भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -Q + Q, कितना होगा 0। सिंपल। आप पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बता दो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू
डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। चलिए, तो Q का मैग्नीट्यूड कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, हाँ, इंटू डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, है ना। मान लीजिए यहाँ कहीं ओरिजिन होगा। अब आप देखो ना, अगर ये 0 0 15 है ना, 15 है, तो यहाँ कहीं ओरिजिन होगा 0 0 0, तो ये आएगा 15, ये आएगा 15, 15 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -0.30 मीटर, कितना आ जाएगा भाई, ये पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 10 टू द पावर -2 ऊपर चला गया, ठीक है, ये पॉइंट लगाया, हटाया, 0 हुआ है, 10 टू द पावर -3 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। चलो, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -10, ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 0 इंटू 10 टू द पावर -10। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, एकदम क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 750 इंटू 10 टू द पावर -10 क्या आ गया हमारा टोटल, क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया। पक्की बात है? हाँ सर। कितना होता है ये, कूलॉम मीटर, कितना होता है कूलॉम मीटर। चेक कर लें, आओ चेक करते हैं, आंसर आ गया। चलिए 7.5 इंटू 10 पावर -8, कोई दिक्कत नहीं है, 750 इंटू 10 पावर -10 निकाल दिया हमने, एक ही बात है, पॉइंट काटोगे आंसर सेम ही आने वाला है यार, इतनी मैथ्स तो आपको भी आ ही गई होगी। चलो करते हैं क्लियर, तो आंसर क्या आ गया 7.5 इंटू 10 पावर -8 कूलॉम मीटर अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, तो अलॉन्ग जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ें। हाँ सर आगे बढ़िए ना, प्लीज़ आगे बढ़िए। चलो, अगर ये किसी के मन में डाउट आ रहा है कि 7.5 इंटू 10 टू पावर -8 है, यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे, यहाँ लगाओगे 10, ये जाएगा ऊपर 10 टू पावर -1 बनेगा, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 इंटू 10 टू पावर -9 हो जाएगा। हाँ, मैंने क्या निकलवाया, मैंने निकलवाया 750 इंटू 10 टू पावर -10। क्या दिक्कत है आपको इससे, आपको इससे क्या दिक्कत है? मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 75 इंटू 10 इंटू 10 टू पावर -10 लिख सकता हूँ क्या? इससे काट दो ना यार इसको, 10 टू पावर -9 ही तो बच जाएगा फिर, है 75 इंटू 10 टू पावर -9 सेम ही तो आ रहा है ना। प्लीज़ यार ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज़। चलो आ जाओ, आगे बढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट ऑफ दिस इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ये कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। उफ 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 उफ, ये टॉर्क, उफ ये टॉर्क कब मेरा पीछा छोड़ेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई हमने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए चलिए बढ़िया। आपका जो डाइपोल है, आपका जो डाइपोल है वो इंक्लाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर। आपका जो डायपोल मोमेंट है, ये है ना आपका डायपोल मोमेंट, अगर नेगेटिव चार्ज है, कितना दिया है डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है P, कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, 10 टू द पावर 4 नहीं 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से आपके डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, मान लीजिए ये है, एंगल आपको कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री ही दिया ना। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। क्या होता है भाई, टॉर्क इज नथिंग बट P वेक्टर P क्रॉस E। याद आया, P क्रॉस E याद आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल याद आया, यानी कि आप इसको बोल सकते हो PE साइन थीटा, हाँ कि ना? हाँ सर, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया यार। आपको जो टाउ है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 4, सॉरी P का दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -9, दिख ही नहीं रहा है मुझे, 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 साइन थीटा, यानी कि साइन 30। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अरे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 10 टू पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू साइन 30 यानी कि 0.5 आया, 1 इंटू 10 टू पावर -4, 1 इंटू 10 टू पावर -4 न्यूटन मीटर। पक्का 100% क्लियर कर दूं? हाँ सर क्लियर कर दो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा खास था नहीं। कितना आया भैया आंसर, कहाँ है, 1.4 इंटू 1 कितना आया था, मेरा आंसर कितना आया था, मेरा आंसर कितना आया था भाई, 1 इंटू 10 टू पावर -4 आया था। और यहाँ पर आंसर कितना आया है चेक कर लेते हैं, आंसर आया है 10 टू पावर -4। अब आप बोलोगे सर 1 तो आया ही नहीं है, आप तो बोलोगे सर यहाँ पे 1 है
और यहाँ 1 आया ही नहीं, तो गलत हो गया ना। अरे भाई 1 लिखा हो ना लिखा हो कोई मतलब नहीं होता, 1 लिखा हो ना लिखा हो एक ही बात है भाई, आंसर सही आया है, डरने की बात नहीं है। चलो क्लियर करता हूं भाई मैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। अच्छा, एक पॉलिथीन पीस को रब किया है आपने वूल से, तो पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है 3 × 10⁻⁷ कूलम का। ठीक है भाई, मान लीजिए पॉलिथीन है ना, कुछ भी बना देता हूं मैं ऐसे, ये पॉलिथीन, दिस इज योर पॉलिथीन है ना, और यहां पर मैंने बना दिया आपका ये क्या है आपका वूल है ना, ये वूल है। ठीक है, जैसे ही आपने अपने पॉलीथीन को वूल से रब किया तो पॉलीथीन पर कितना चार्ज आपको देखने को मिला, पॉलीथीन पर आपको देखने को मिला -3 नेगेटिव चार्ज है ना, 3 × 10⁻⁷ कूलम का, मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या है भैया इसकी ज्यादा है, इसलिए तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पे चार्ज आ गए। अरे समझ रहे हो कि नहीं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इस पे। ठीक है, अब भैया अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे आया है तो किससे आया है, वूल से ही आया है, तो वूल क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, कितना पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो हम बोलेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना नेगेटिवली चार्ज ये हुआ है उतना ही तो पॉजिटिव ये हुआ होगा। ठीक है, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, 3 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज आ जाना चाहिए, मेरा दिमाग बोलता है। ठीक है ना, पहला पॉइंट है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, कहां से कहां ट्रांसफर हुए होंगे इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है वूल से पॉलीथिन में, वूल से पॉलीथिन में गए हैं। अब वो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो हम जानते हैं कि अगर हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो Q इज नथिंग बट NE होता है, +-NE होता है। हमें तो यहाँ प्लस माइनस से मतलब नहीं है तो हम सीधे NE लिख देते हैं। ठीक है ना, N की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, Q/E करके। Q की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁷ कूलम है ना, डिवाइडेड बाय E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, बहुत ज़्यादा ही आ जाएगी, 1.6 × 10⁻⁹ तो कितनी आ गई, 1.875 × 10⁻12 है ना। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अगर वैल्यू इंटीजर वाली नहीं भी है तो भी यहाँ पर वैल्यू पीछे इतनी ज़्यादा होती है कि हम इसको क्या मान लेते हैं, टोटल इंटीग्रल वैल्यू ही मान लेते हैं, हमने अभी पढ़ा है पिछले ही क्वेश्चंस में। ठीक है ना, चलिए भाई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं कहाँ से कहाँ, वूल से पॉलीथिन में, वो कितने हैं, 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ठीक है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन। ऑब्वियस सी बात है भैया, एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, अरे एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। तो टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ होगा, टोटल मास ट्रांसफर कितना हुआ होगा, तो n को आप मल्टीप्लाई कर दो, n को आप मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, n कितना है 1.875 × 10⁻12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31। कितना मास होगा, मास तो कम हो जाएगा ना, ज़्यादा मास थोड़ी ना होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है, थोड़ी सी ही सही लेकिन है। चलिए, तो इंटू 9.1 × 10⁻31 कितनी आ गई वैल्यू, 1.70 × 10⁻18। ठीक है ना, -18, ये क्या है kg में। टोटल मास क्या हुआ होगा, ये ट्रांसफर हुआ होगा कहाँ से कहाँ, वूल से पॉलीथीन में। ठीक है ना, तो हमने आंसर निकाल लिया, चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं है। आंसर 1.87 × 10⁻12 सही है, एंड बी, अच्छा यस ही पूछा है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन, यस आंसर है यस, और उसकी वैल्यू है इतनी। उसने सिर्फ पूछा था यस और नो में बता दो, हमने बोला हाँ हाँ है बिल्कुल है, और हमने वैल्यू निकाल दी है। क्लियर, एकदम आसान सी चीज़ थी। हाँ सर, बहुत आसान सी चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 11th में आप जब एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वो थोड़े ज़्यादा टफ होते थे, मुझे ऐसा लगता है एज कम्पेयर टू क्लास 12। क्लास 12 आपकी थोड़ी कंपेरेटिवली ईजी हो जाती है, अगर आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, बनने लग जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is this and this? The radii of A and B are negligible compared to distance of separation. कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक स्फीयर है भाई छोटा सा यहाँ पे, है ना, और एक स्फीयर है यहाँ पे, दोनों पे चार्ज कितना है, सेम है।
दोनों पे चार्ज कितना है, सेम है। आइए भाई, एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, ए एंड बी, यहाँ पे नाम दे दो इसको ए, यहाँ पर नाम दे दो बी, इनके बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है 0.50 मीटर, ठीक है। ओके सर, और क्या, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे चार्ज कितना है दोनों पर 6 QA है, QA है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, -7 कूलम, एंड QB कितना है, QB कितना है, QB है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, -7 कूलम, ठीक है। ओके, द रेडिया ऑफ ए, ठीक है, नेग्लिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पूछ रहा है कि इसके बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बता दो कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, ये बी पे लगाएगा ए वाला, और ए पे लगाएगा बी वाला, और दोनों पे लगाएगा ऊपर वाला है बी पे लगाएगा ए वाला, ए पे लगाएगा बी वाला, और दोनों पर लगाएगा ऊपर वाला। चलो भाई, अगर हम फोर्स निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ए बी का और बी ए का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करते हैं ज़रा, एफ मान लेते हैं इसके मैग्नीट्यूड को, और वो कितने निकले, कैसे निकलेगा, के इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ठीक है ना। के की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर स्पेस में रखा हुआ है सब कुछ, तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, है ना। क्यू ए इंटू क्यू बी, यानी कि सेम चार्ज को स्क्वायर कर देंगे हम, 6.5 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और इनके बीच के डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर, तो 0.50 का स्क्वायर, 0.50 मीटर का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। 0.01521 0.01521 न्यूटन, ठीक है ना, ये फोर्स आ गया आपका। चलो भाई, सेकंड देखते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। अच्छा, चार्ज डबल कर दिया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस आधी कर दी, चार्ज डबल कर दिया, तो 16 टाइम्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एफ डैश इज इक्वल्स टू के 2 टाइम्स ऑफ क्यू इंटू 2 टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय आर बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ के इंटू क्यू अपॉन आर बाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 घूम के चला जाएगा ऊपर, एक 4 और मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा आर का स्क्वायर। अब ये देखो, के क्यू बाय आर स्क्वायर तो पुराना फोर्स है, 4 टाइम्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो ये 16 टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स बन रहा है, ठीक है ना। तो इस फोर्स का 16 टाइम हो जाएगा अगर आप चार्ज डबल करते हो, डिस्टेंस हाफ कर देते हो तो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं, आंसर सही आया है कि नहीं आया है। 1.52 इंटू 10⁻⁻2 बिल्कुल सही आया है, और आपका आया है सेकंड 0.243 न्यूटन। 16 टाइम कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 12, अच्छा पिछली एक्सरसाइज के लिए रेफरेंस दिया है, हैव आइडेंटिकल साइजेस, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड। अच्छा, पहले फर्स्ट से कॉन्टैक्ट में लाए हम तीसरे स्फीयर को, फिर सेकंड से कॉन्टैक्ट में लाए, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम ब्लैक स्लाइड पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें बार बार स्लाइड्स को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो हमने पहले क्या लिया भाई, एक स्फीयर लिया, स्फीयर ए, ठीक है ना, और एक दूसरा स्फीयर लिया, स्फीयर बी, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन को हमको रेफर करना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा भाई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस मैंने 0.50 मीटर लिख लिया, ठीक है। और क्या बोला, इस पे जो इनिशियल चार्ज था क्यू ए, वो कितना था, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, यही था क्या, चेक कर लूँ मैं, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। इस पर भी इनिशियल चार्ज कितना था क्यू बी, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अब बोला गया कि सुनो, हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिकल शेप और साइज का एक और स्फीयर लेकर आएंगे, जिसको हमने स्फीयर सी बोल दिया, ठीक है ना। ये अनचार्ज्ड है, इस पर कोई भी चार्ज अभी इनिशियली नहीं है, इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ ये शेप और साइज में क्या है, दोनों से आइडेंटिकल है। ठीक है भाई, इसको उठाकर आप जैसे ही इसके पास ले जाओगे, तो ड्यू टू जैसे ही टच कराओगे, टच कराने को बोला है कि नहीं बोला है, ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। आपने इनको क्या किया, इसको और इसको कॉन्टैक्ट में लेकर आए, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट में लेकर आए, तो ड्यू टू द कंडक्शन क्या हो जाएगा, ये स्फीयर चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज होगा,
अरे भाई ये आइडेंटिकल है ना शेप और साइज में इससे। जैसे आप इसको टच कराओगे चार्ज में भागेंगे इसकी तरफ, कितने भागेंगे, आधे आधे हो जाएंगे। मैंने आपको समझाया था कि अगर शेप और साइज सेम होता है तो आधे आधे बढ़ जाते हैं आपके चार्ज, ठीक है। तो ये जो चार्ज है वो आधा इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आफ्टर टचिंग मैं लिख रहा हूं, आफ्टर कॉन्टैक्ट, आफ्टर टचिंग नहीं, आफ्टर कॉन्टैक्ट है, आफ्टर कॉन्टैक्ट ही, आफ्टर कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं हम। आफ्टर कॉन्टैक्ट के बाद मैं बोल रहा हूं क्यू सी डैश हो जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा, उसको मैं बोल रहा हूं क्यू सी डैश, और वो कितना होगा, वो क्यू ए के आधे के बराबर होगा, और क्यू ए पर नया चार्ज हो जाएगा जिसको हम क्यू ए डैश बोलेंगे। अरे भाई जब इसको आप इससे टच करा दोगे तो आधा चार्ज इस पे चला जाएगा, तो इस पे भी तो नया चार्ज आ जाएगा, ये थोड़ी ना बना रहेगा। हाँ सर ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो और वो कितना होगा, वो होगा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 2, 3.25 कितना आ गया भाई, क्यू सी डैश इज इक्वल्स टू क्यू ए डैश, नया चार्ज जो ए पर आया है वो कितना आया है, 3.25 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये देखो अब ये तीसरे वाले स्फीयर यानी कि सी वाले स्फीयर पर नया चार्ज आ गया है। अब बोला गया कि अब इसको क्या करो, इससे जाके टच कराओ। जब आपने इस स्फीयर को, सी वाले स्फीयर को ए वाले स्फीयर से टच कराया था तो ये अनचार्ज था, लेकिन जब आप अब सी वाले स्फीयर को बी वाले स्फीयर से टच कराओगे तो ये अनचार्ज नहीं है, इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया। वो चार्ज कितना है, 3.25 इंटू 10⁻⁷। लेकिन अगेन बात वही है कि इसका शेप और साइज इसके शेप और साइज से क्या है, आइडेंटिकल है। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो यहां भी इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं। सो आफ्टर कॉन्टैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो QC अपर चार्ज आएगा वो अब QC डबल डैश हो जाएगा। अब QC पहले तो QC से QC डैश हुआ, अब फिर से आप इसको B से आके टच कराओगे तो उस पर नया चार्ज बनेगा QC डबल डैश, ठीक है ना। वो किसके बराबर होगा, वो QB डैश के बराबर होगा, QB डैश के बराबर होगा। अब क्योंकि इनका शेप और साइज आइडेंटिकल है तो यहाँ पर इक्वली बटेंगी चीजें, तो हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम इसका एवरेज, QC डैश प्लस QB डिवाइड बाय 2, ठीक है। QC डैश की वैल्यू कितनी है, 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, प्लस QB कितना था, QB 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिवाइड बाय 2, चलो डिवाइड बाय 2 करते हैं भाई, प्लस 6.5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय 2, 4.875। तो ये कितना आ गया भाई। अब C पर नया चार्ज और B पर जो नया चार्ज आ गया है वो कितना है, 4.875 इंटू 10⁻⁷, ठीक है ना। ये C पर नया चार्ज आ गया। अच्छा ये B पर नहीं है क्या, B पर भी नया चार्ज है। चलो तो अब मैं यहाँ पे हरे कलर से लिख देता हूँ कि QB डैश जो नया चार्ज बना है वो बना है कितना, 4.875 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और QA डैश जो बना है, QA डैश जो बना हुआ है वो क्या बना है, QA डैश कहाँ गया, QA डैश है 3.25 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। डन, बढ़िया। अब निकालना है आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन, निकाल लो ना, क्या बड़ी बात है। अगर आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालने को बोला है तो निकाल लो। तो F इज इक्वल्स टू K की वैल्यू रख दूं, नहीं पहले फॉर्मूला लिखो सर, K QA डैश इंटू QB डैश अपॉन इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू QA डैश इज 3.25 इंटू 10⁻⁷ कूलम इंटू QB डैश कितना है, 4.875 इंटू 10⁻⁷ कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, 0.50 का स्क्वायर, 0.50 का स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई निकाल लो फोर्सेस से, क्या बड़ी बात हो गई। जो बड़ी बात थी वो इस खेल में थी जो हमने आराम से खेल लिया है सोच समझ के कि कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पक्का, हाँ सर पक्का। अच्छा निकाल के देख लेते, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3.25 इंटू 10⁻⁷ इंटू 4.875 इंटू 10⁻⁷, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय 0.50 का स्क्वायर, कितना आ गया 5.70। F की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, F की वैल्यू आ गई है 5.70 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। लो चेक करते हैं आंसर कितना आया।
न्यू फोर्स कितना आया है भैया, न्यू फोर्स 5.703 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत ही शानदार है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। हमको इसने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया कि भाई एक स्फीयर को लेकर जाओगे तो कितना चार्ज बटेगा, दूसरे पर लेकर जाओगे तो कितना चार्ज बटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मिटाओ 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 मिटा दो सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शोज, ओह बढ़िया क्वेश्चन, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ये मैं आपको करवा चुका हूँ जब मैं आपको मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ चार्ज फील्ड पढ़ा रहा था। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन चार्ज फील्ड पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है। ठीक है ना, आप देखो वही क्वेश्चन आ गया फिर से। क्या बोल रहा है, फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, यहां से हमने अपने पार्टिकल्स को फेंका, छोड़ा कुछ वेलोसिटी देखिए तो देख सकते हो आप 2 पार्टिकल चले गया पॉजिटिव प्लेट की साइड और 1 पार्टिकल चला गया नेगेटिव प्लेट की साइड। तो यहाँ हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज है ना। इसके बारे में ज़्यादा बात हम करेंगे नहीं, आ जाओ। अब वो बोल रहा है चार्ज टू मास रेशो बताओ किसका ज़्यादा होगा, चार्ज टू मास रेशो किसका ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो आप, हम किस चीज़ को देख कर बताएं कि चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन ही एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर आप बोल सकते हो कि इसका ज़्यादा है इसका कम है। अरे भाई ये एक देखो ना, सब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्प्लेस हुए हैं, देख सकते हो कि नहीं। अगर मैं एक डेटम ले लूँ तो इस डेटम को देखकर मैं बता सकता हूँ साफ साफ कि जो थर्ड वाला पार्टिकल है ये सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है ना। तो पक्की बात है कि डिस्प्लेसमेंट का ही कुछ ना कुछ रिलेशन है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई वाला डिस्प्लेसमेंट का ही कुछ रिलेशन है चार्ज टू मास रेशो से। अगर आपको याद हो, मान लीजिए हम एक पार्टिकल, यही पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है ना, ये पार्टिकल है हमारा, सब मिटा देता हूँ मैं यहाँ से और इसी पार्टिकल पे कंसंट्रेट करते हैं। आओ, ठीक है, मैंने बोला ये पार्टिकल था भाई, इस पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी थी v, ठीक है ना, ओके, इनिशियल वेलोसिटी v थी, लेकिन यहाँ जो हमारी फील्ड थी उसकी डायरेक्शन थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब इस फील्ड में रहकर आप जानते हो, इस फील्ड में रहकर ही ये पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव पार्टिकल है ना। इस फील्ड में रहकर ही क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। तो एक्सेलरेशन भी किसकी तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? एक्सेलरेशन भी कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। ए एक्स की वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या चलेगी? कांस्टेंट चलेगी। यू एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स इज इक्वल्स टू वी, और ये क्या चलेगी भाई? कांस्टेंट चलने वाली है। ये बात तो मुझे पता है, ठीक है ना। मान लीजिए इस प्लेट की लेंथ है एक्स, कितनी लेंथ है इस प्लेट की? एक्स लेंथ है, ठीक है ना। ओके सर, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं देख सकता हूं कि हमारा जो पार्टिकल है वो वाई में डिस्प्लेस हुआ है ना। वाई डायरेक्शन में इसलिए डिस्प्लेस हुआ क्योंकि वाई डायरेक्शन की तरफ क्या है? फोर्स है, इसलिए वाई डायरेक्शन की तरफ एक्सेलरेशन भी है, ठीक। ओके सर, अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें, अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो चीज़ें बहुत सिंपल है। कैसे? फॉर्मूला लगाता हूं मैं, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे सर। एस एक्स एक्स डायरेक्शन में आपके कितना डिस्प्लेस हो रहा है? मान लिया हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है? v है, ठीक है ना, इंटू टी। एक्सेलरेशन है क्या कोई एक्स डायरेक्शन में? नहीं, तो ये हो जाएगा 0। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं t इज इक्वल टू एक्स बाय वी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ठीक है सर। मतलब इतने टाइम में आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, एक्स डिस्टेंस कवर कर लेगा, है ना। कितना कवर कर लेगा? एक्स डिस्टेंस कवर कर लेगा। चलिए, और x डिस्टेंस जितनी देर में कवर कर रहा है आपका पार्टिकल, उतनी ही देर में आपका पार्टिकल y डिफ्लेक्शन भी दिखा रहा है, y डायरेक्शन में भी क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो हम उस कैलकुलेशन को कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। प्रोजेक्टाइल याद आता है कि नहीं आता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये सब चीज़ें बहुत की थी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब ए वाई की वैल्यू कितनी है? ए वाई की वैल्यू कितनी है? हम जानते हैं एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है क्या? हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एफ अपॉन एम होता है क्या? मैं कहा हाँ बिल्कुल होता है। तो एक्सेलरेशन को हम क्या क्यू ई बाय एम नहीं लिख सकते? अरे मैंने कहा ये तो आपने दिल की बात छीन ली। एक्सेलरेशन को आप क्यू ई बाय एम नहीं लिख सकते, और ये एक्सेलरेशन कहाँ है? वाई डायरेक्शन में। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कुछ है? नहीं है, तो 0 प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू आपने कितनी निकाली? क्यू ई बाय एम इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है ना। ये 0 है, हटा दो इसको।
यहां से आप देख सकते हो कि जो डिफ्लेक्शन है y इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू QE अपॉन 2m टू t का स्क्वायर। अब आप देखिए पार्टिकल का जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, E की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, टाइम हमको पता चल गया है x/v है, x डिस्टेंस कवर करने में उसकी v वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है, तो टाइम भी लगभग कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है डिफ्लेक्शन? चार्ज बाय m के रेशो पे, q बाय m के रेशो पे। अरे हाँ कि ना, यही जो q बाय m है इसी को हम पूछ रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। तो हम बोल सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बाय m। दिस इज चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो, दिस इज चार्ज टू मास रेशो। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, चार्ज की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? CHARGE, चार्ज टू मास रेशो। y की वैल्यू ज्यादा, चार्ज टू मास रेशो ज्यादा। देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा पार्टिकल पर, जितना ज्यादा चार्ज होगा पार्टिकल पर उतना ही ज्यादा फोर्स होगा पार्टिकल पर, ठीक है। जितना ज्यादा हल्का होगा पार्टिकल, जितना ज्यादा हल्का होगा पार्टिकल उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, उतना ज्यादा फोर्स होगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो हम यहां से बता सकते हैं कि थर्ड पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो सबसे ज्यादा है क्योंकि उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज इनको मैंने डिराइव करवाया है आपको, अगर आप याद हो तो। ये सब हमने डिराइव किए हैं, ब्लैक स्लाइड पे डिराइव किए हैं, ये भी मुझे याद है, जाकर लेक्चर को देखना, सब कुछ याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसिडर a uniform electric field of 3 × 10⁻³ I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of 10 cm on a side whose plane is parallel to YZ plane? अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं कराए मैंने, सही सही बताना, सही सही बताना, मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस नहीं कराए हैं? नहीं कराओ सर। अरे यार ऐसा मत बोलो यार, है ना, रो दूंगा मैं अभी, मैं अभी रो दूंगा। रोइए ना सर, रोइए, हम तो यही चाहते हैं। चलो, तो एक YZ प्लेन पे हमको एक स्क्वायर बनाना है, चलेगा आपको? बना दूं मैं? हमको क्या सर, आपको चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो क्योंकि YZ प्लेन मैं क्या चाहता हूँ, x एक्सिस में हमारी कैलकुलेशन रहे, तो मैं ज़रा एक्सिस अलग अलग ले लेता हूँ, ये x ले लेता हूँ, ये z ले लेता हूँ और ये y ले लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि हमारी सारी कैलकुलेशन इस डायरेक्शन में रहे। आपको क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड होज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। तो ये देखो YZ प्लेन के पैरेलल है इसका प्लेन, ठीक है ना, ओके। साइड कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। साइड कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर है ना ये? हाँ सर स्क्वायर है। ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है 3 × 10⁻³ I कैप, मतलब x डायरेक्शन में जा रही है। ये क्या है? फील्ड की डायरेक्शन है, ओके। दिस इज योर फील्ड की डायरेक्शन। अब जरा अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता पाओगे, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता पाओगे, तो आपने बोला कि हाँ सर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ये लो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। थीटा कितना है इनके बीच में? 0 डिग्री है। थीटा कितना है? 0 डिग्री है। तो अगर आपसे कोई पूछे फ्लक्स निकाल सकते हो, तो मैंने कहा आंख बंद करके निकाल सकते हैं। फ्लक्स कितना होगा टोटल? E वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी कि EA cos 0, EA cos 0। E की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻³ एरिया कितना है? cos 0 1 हो जाएगा। एरिया कितना होगा? 10 × 10, और ये सेंटीमीटर में है, तो 0.1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं है। क्या 30 आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 30 आ गया। तो यहाँ पर फ्लक्स आ गया कितना? 30। अब फ्लक्स कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आ गया आपका फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट, पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्सिस। अब आपको स्क्वायर को इस तरीके से बनाना है कि उसका जो एरिया वेक्टर हो, उसका जो एरिया वेक्टर हो वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए। मतलब ये जो एरिया वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना ले। तो आपको इसको झुकाना पड़ेगा, तभी तो एरिया वेक्टर झुककर 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। हाँ सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं इसको ज़रा झुकाकर बनाता हूँ, देखिएगा। इसको अगर मैं झुकाऊंगा तो थोड़ा पतला हो जाएगा ये, है ना, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ यार, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। आइए,
ठीक है, ओके। चलिए चलिए छोड़िए, तो मैंने इसको ऐसा किया, ऐसा नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा किया, ऐसा, ऐसा और ऐसा, है ना, थोड़ा झुका दिया मैंने इसको, ठीक है ना। तो अब जैसे ही मैंने इसको झुकाया तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के, एरिया वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से क्या बनाने लग गया, 60 डिग्री का एंगल बनाने लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी यही है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अरे सर आ गया, सब समझ में आ गया। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां अगर आपसे फ्लक्स पूछा जाए तो सिंपल है सर, वही फॉर्मूला आप लगाओगे, फ्लक्स इज नथिंग बट ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कॉस थीटा, यानी कि ई ए कॉस 60, ई ए कॉस 60। ई की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 3, एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया है 0.1 इंटू 0.1, कॉस 60 होता है 1/2। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू 30 के बराबर है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 15 आ जाएगी। फ्लक्स क्या हो गया, आधा हो गया, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अरे सिंपल है कि नहीं, कुछ नहीं किया भाई, इसको टिल्ट कर दिया है, इसको क्या कर दिया, ऐसे हल्का सा घुमा दिया है ताकि इसका जो एरिया वेक्टर हो वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना ले। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। इसको मैं बॉटल को खोल लिया है। आ जाओ आगे बढ़े, आप भी पानी पीते रहा करो, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता रहता है, दिमाग तेज चलता रहता है, ठीक है ना। क्लियर 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 क्लियर। आंसर सही आया है कि नहीं आया है, 30 एंड 15, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गेल बाबू, मजा आ गेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अच्छा, थ्रू अ क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब आपको स्क्वायर की जगह क्यूब रखना है, अब आपको स्क्वायर की जगह क्यूब रखना है, हारेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। चलो क्यूब रखते हैं, आ जाओ। लावा इश्के दी अमरी उडारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। चलो चलो तुमको लेकर, ये है स्क्वायर, ठीक है, और ये है आपका दूसरा स्क्वायर। बहुत शानदार, मजा आ गया सर, बहुत अच्छी लाइन बनाई है आपने। ये एंड ये। मुझे थोड़ा इसको ऐसे बनाना चाहिए था ताकि मैं इससे कनेक्ट कर पाऊँ, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ सर, थोड़ा सा इसको पीछे करो ना सर, तो सही बन पाएगा। क्या सर मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ अब सही है सर, ठीक सर, ठीक ठीक। समझ में नहीं आएगा, जो लोग की ड्राइंग अच्छी नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे कि मैंने क्या गलती की थी। वीडियो को पीछे करो और समझ जाओगे कि सर ने क्या गलती करी थी डायग्राम बनाने में। ये अब समझे, पहले मेरी व्हाइट वाली लाइन येलो वाली लाइन पे नहीं आ रही थी, तो वो डायग्राम क्या मेरे अंदर का MF हुसैन मना कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, इसको तो मैं अप्रूव नहीं करूँगा, आपको अच्छे से डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो तो एक क्यूब है, इसके कितने फेस हैं भाई, 6 फेस है। एक फेस ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, 1 2 3, ये नीचे वाला चौथा फेस, सामने वाला 5वां फेस, सामने वाला 5वां फेस और पीछे वाला 6वां फेस। 6 फेस है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पिछले वाले क्वेश्चन से ही उठानी है, तो ये है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कितनी है भैया, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप, है ना, न्यूटन पर कूलम। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी ही रहने वाली है, ये गई, ये गई, ये गई। याद आया, मैंने कुछ फेस उठा कर आपको क्वेश्चन कराए थे, 6 फेस तोड़े थे, 6 फेस उठा कर रखे थे, उसका एरिया वेक्टर बनाया था, याद करो। वो प्रैक्टिस इसलिए कराई थी कि एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चंस बन जाए। यार मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरे को ना दिमाग में घूमता है
मेरे दिमाग में चीजें चलती है कि यार मैंने इस लेक्चर में तो ये बताया था, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो इस लेक्चर में मैंने ये बताया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लेक्चर से ही उठ उठ के आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन दे दी कि बनना चाहिए यार, ऐसा मत करो कि नहीं बने आपको। चलिए भाई, तो जो पहला फेस है, ये जो पहला फेस है, ये वाला फेस देखना ध्यान से, है ना, ये फेस जो है, ठीक है ना, ये फेस में पीछे हटा के, पीछे चल के हटा दूंगा, ये फेस ध्यान से देखना। इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, हाँ सर, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। अंदर की तरफ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर हम बाहर की तरफ ही लेते हैं, ठीक है ना। इस फेस पर ध्यान से देखो भाई, ये जो फेस है, ठीक है ना, पहला फेस, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ध्यान से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। थीटा कितना है, 180 डिग्री। थीटा कितना है, 180 डिग्री, याद करो। हाँ सर, तो यहां पर आप फ्लक्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस कितना होगा, ई ए कॉस 180, ठीक है सर, ओके। यहां पर मैं साइड ए ले रहा हूं, 10 सेंटीमीटर नहीं ले रहा, साइड में ले रहा हूं ए, ठीक है ना। क्यों ले रहा हूं अभी सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, कॉस 80 हो जाएगा -1, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ ई टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ये फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस आया, ठीक है ना, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। सेकेंड सरफेस के बारे में जरा बात करेंगे, सेकेंड सरफेस के बारे में बात करेंगे। जो सेकेंड सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर आपको देखना है, देखने को मिल रहा है इस तरीके का है क्या, हाँ सर। एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना, तो फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस 0 हो जाएगा अपने आप। अब ये मत पूछना कैसे, कॉस 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो यहां से फ्लक्स नहीं निकल सकता, पक्की बात है। फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस इज 0। सिमिलरली फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस इज ऑल्सो 0, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहां भी हम बोल सकते हैं फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस इज 0। सिमिलरली अगर आप फिफ्थ फेस और सिक्स्थ फेस को देखो, ये आपका फिफ्थ फेस है सामने वाला, है ना, इससे मैंने निकाल दिया, ये आपका एरिया वेक्टर है, फिफ्थ फेस का एरिया वेक्टर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि फ्लक्स थ्रू फिफ्थ फेस इज ऑल्सो 0। सिमिलरली अगर आप सिक्स्थ फेस देखोगे तो सिक्स्थ फेस के लिए भी जो एरिया वेक्टर बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो फ्लक्स थ्रू सिक्स सरफेस इज ऑल्सो 0। कौन सा बच रहा है सरफेस, सिर्फ और सिर्फ थर्ड बच रहा है, ये वाला सरफेस अभी बचा हुआ है। आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। इसका एरिया वेक्टर ये है A3 वेक्टर, बाहर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री, है ना। तो आप इसके लिए फ्लक्स निकाल सकते हो, आओ निकालते हैं। फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस इज EA cos 0। ई की वैल्यू अभी हम रख नहीं रहे हैं, चलो ई को एज इट इज रखते हैं। एरिया कितना आएगा, ए का स्क्वायर cos 0 इज 1, तो ये कितना आ गया, प्लस EA स्क्वायर फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, है ना। टोटल फ्लक्स आपको क्यूब से निकालना है, कितना निकलेगा, तो फ्लक्स थ्रू अ क्यूब इज नथिंग बट, पहले सरफेस से फ्लक्स, दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पांचवे से, फिर छठवें से, है ना। होना चाहिए, निकालोगे जोड़ोगे आंसर आना चाहिए। हम जानते हैं कि सेकेंड से और फोर्थ से 0 हो गया है ना, फिफ्थ से और सिक्स्थ से क्या हो गया है, 0 हो गया है। इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ EA स्क्वायर और इसकी वैल्यू है प्लस ऑफ EA स्क्वायर। अगर आप इसको जोड़ोगे तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना आ गया, 0 आ गया। टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या आ गया, 0 आ गया। जिनने ये दिमाग लगा के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वेल एंड गुड। जिनने ये दिमाग लगाकर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वेल एंड गुड। जिनने पुराना लेक्चर देखा और जाकर सीधे आंसर दिया है 1-0, उनको भी मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा। तीसरे बच्चे, जिन बच्चों ने ये सोचा कि भैया अगर हम किसी 3D क्लोज्ड सरफेस को, किसी 3D सरफेस को, किसी क्लोज्ड सरफेस को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये नोट लिखवाया है, आपको याद आ रहा है मुझे, मैंने आपको ये नोट लिखवाया है कि अगर हम किसी 3D सरफेस को या किसी क्लोज्ड सरफेस को, जो कि एक ही बात है, उसको अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर रख दें तो उसके अंदर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स 0 होता है, अगर उसके अंदर, उस 3D सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो। अरे यार, अ क्लोज्ड सरफेस विदाउट एनी चार्ज, किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है और उसको मैंने उठाकर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो उसके अंदर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स हमेशा 0 होता है। याद करो, चार्ज नहीं होना चाहिए कोई, चार्ज तो वहां था ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था चार्ज है ही नहीं।
है ना। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंडेंट होती, वाई पे डिपेंडेंट होती, तो भी आप ये चीज फिर नहीं बोल पाते, तो भी ऐसा नहीं होता। इसका भी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। पक्का 100%? हाँ सर 100%, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20। अब देखो साइड से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, जब आंसर 0 ही आना है, देखो ना, जब आंसर 0 ही आना है तो साइड आप चाहे 10 ले लो, चाहे 20 ले लो, चाहे 30 ले लो, है तो क्यूब ही, इसलिए मैंने यहाँ पर ए वैल्यू लेकर आपको सॉल्व करवाया क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम। आपको फ्लक्स थ्रू ब्लैक बॉक्स दे दिया है, कितना दे दिया है, 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलोम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। अब ये बॉक्स है तो हो सकता है क्यूबिकल हो, क्यूबॉइड हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं हमें उससे। वो पूछ रहा है नेट चार्ज बताओ। खुद सोचो आप, आपको टोटल फ्लक्स दे दिया है और आपसे चार्ज की बात कर रहा है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप कौन सा कंसेप्ट लगाओ, बताओ मुझे, थोड़ा सा बताओ। इतना कुछ पढ़ के आपने दिमाग में रख लिया है तो यार पता भी तो होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाने को बोल रहा है। आपको बोल दिया कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ ब्लैक बॉक्स इज दिस, नेट चार्ज बताओ कितना होगा। सब कुछ आपने दिमाग लगा लिया, आपका दिमाग एकदम से चलना चाहिए गॉस लॉ। गॉस लॉ में हमको पता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है थ्रू अ गॉसियन सरफेस, वो क्या होता है, जितना चार्ज एनक्लोज्ड हो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आई मेरी बात समझ में? अरे याद करो यार, हमने पढ़ा है, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, खत्म बात, है ना। आपको इसकी वैल्यू अगर पता है, आपको कौन सी चीज थी दूसरी, इसकी वैल्यू अगर पता है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अरे यही होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। अब आपके लिए होमवर्क है कि यहाँ की यूनिट मुझे बताओ कमेंट में, जरा यूनिट क्या होगी, आप मुझे यूनिट निकाल कर बताओ कितनी होगी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, बताओ, ठीक है। कैसे निकालोगे ये भी बता दूं? नहीं, इतना तो करो यार, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा है कम से कम ये सॉल्व कर लो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन मान लो कि इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है ना। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे निकालना है क्यू एनक्लोज, टोटल चार्ज निकालना है ना मुझे। तो मैंने फाई टोटल कितना था, 8 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम जो होता है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 से। ये क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। चलो भाई मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, तो आ गया आपका चार्ज टोटल कितना, 7 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। सही है। चलो, ये नेट चार्ज हमने निकाल लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 हो जाता, अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 हो जाता, could you conclude that there were no charges inside the box y और y नॉट। बिल्कुल, अरे यार जो चार्ज है अंदर का वो तो 0 ही होना है, क्यों, क्योंकि किसके बराबर होता है, बाय गॉस लॉ, q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये तो 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 है, ये तो 0 नहीं है, तो क्या 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ ये 0 होगा। तो बिल्कुल हम ये बोलेंगे कि q इनक्लोज्ड क्या है, 0 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई इसका आंसर तो दिया ही नहीं है, इसका आंसर तो दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर हम यही मान लेते हैं कि सही होगा। बिल्कुल यही मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोई गलती थोड़ी ना की है। आंसर ए का क्या है, 7 इंटू 10 टू द पावर -8, 7 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, और बी का आंसर क्या है, यस। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको क्लियर कर दूं, क्लियर कर दीजिए सर, क्लियर हो जा भाई। चलो नेक्स्ट क्या है, अ पॉइंट चार्ज +10 माइक्रो कूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5। ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, a डिस्टेंस मानकर, a/2 डिस्टेंस मानकर हमने क्वेश्चन किया था। सेंगेज का क्वेश्चन था, मैंने ये भी आपको बोला था कि सेंगेज में कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ये देखो वही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से दे दिया गया, यहाँ पर वैल्यू दे दी गई 5 सेंटीमीटर यार, ठीक है ना। अब देखो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की प्लेट है, यानी कि एक स्क्वायर प्लेट है, इससे 5 सेंटीमीटर हो दो ऊपर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का आधा से ऊपर यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है,
और पूछा जाएगा कि भैया इस चार्ज, मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूं, आप ये देखो, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो जो चार्ज यहां पर रखा है उसके कारण इस प्लेट से कितना फ्लक्स निकलेगा, इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये पूछ रहा है। देखो, a point charge of plus 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square side of 10 centimeter as shown in the figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? इस स्क्वायर से आपसे पूछा हुआ है फ्लक्स बताओ। हिंट भी दे रहा है, think of the square as one face of a cube with h 10 centimeter। मतलब वो आपसे बोल रहा है कि सिमेट्री बनाओ, गॉस लॉ लगाओ, सिमेट्री बनाओ। गॉस लॉ अगर लगाना है तो आपको सिमेट्री की जरूरत है। वो सिमेट्री कब बनेगी, जब आप इसको एक क्यूब की तरह सोचोगे, क्योंकि आपको चार्ज क्या चाहिए, एनक्लोज्ड चाहिए। चार्ज आपको क्या चाहिए, एनक्लोज्ड चाहिए, तभी आप गॉस लॉ लगा सकते हो। तो देखो मैंने यहां से क्या उठाया, ये ऐसे उठा दिया, लेकिन लंबा जाएगा यार, इसको मैं नीचे कर लेता हूं, इधर बना लेता हूं, इसको मैं इधर बना लेता हूं। देखो ये प्लेट है, ये प्लेट है 10 बाय 10 की, 10 बाय 10 की प्लेट है। ठीक है ना। अब ये बोला, ये 10 बाय 10 बोला गया है कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर दो, इधर यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा है आपने, ठीक है ना, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमने बोला भाई हमको सिमेट्री चाहिए, उसने हिंट भी हमको दे दिया, तो मैंने बोला कि इससे मैं क्यूब बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बोला चलो भाई अब क्यूब बनाना ही है तो बनाना है, ये ठीक है ना, और ये ठीक है। मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते सर। तो ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहां से इधर पर आपने अपने चार्ज को सेंटर पर आप ले आए, ये लो भाई आ गया। अब ये गॉस लगा सकते हो इस पे, याद आया कि नहीं याद आया, बिल्कुल याद आया सर। यहाँ से देखो ना आप, अब देखो हर जगह इसका फ्लक्स, ये देखो हर जगह, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, हर डायरेक्शन में, ये देखो ये तो आप हर फेस से निकाल सकते हो कि कितना फ्लक्स जाएगा। टोटल क्यूब से कितना जाएगा मुझे बताओगे, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा क्या, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, अगर आपसे बोले कि भैया टोटल एक सरफेस से फ्लक्स थ्रू एक सरफेस, वन सरफेस, वो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि जो पूरे क्यूब से फ्लक्स जा रहा है डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 सरफेस है ना, मतलब Q अपॉन 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट, मजा आया कि नहीं आया। एक सरफेस से आपने निकाल लिया, यही तो वो पूछ रहा था, वैल्यू पुट कर दो। लो भाई, तो हम ये बोल सकते हैं कि Q बोल रहा हूं मैं, फ्लक्स थ्रू एक सरफेस कितना होगा, एक सरफेस किसके ऐसा है, स्क्वायर के जैसा है। तो आप लिखोगे चार्ज की वैल्यू कितनी थी, चार्ज कहाँ गया, 10 × 10⁻⁻6 कूलॉम डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 8.85 × 10⁻12। निकाल लो। अरे हाँ कि ना, क्लियर कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा पक्का 100%। हाँ सर 100%। कितना आ रहा है भाई, आ रहा है 1.88, चेक कर लेते हैं। 10 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6 × 8.85 × 10⁻12, आंसर आ गया है 1.88 × 10⁵। बिल्कुल सही आंसर, एकदम क्लियर है, एकदम करेक्ट है। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? कितना आसान क्वेश्चन है। आंसर है इसका क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर है इसका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻6 कूलॉम का चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, इसको कराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे आंसर, ये आंसर है। नेक्स्ट, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन दी चार्ज। एक आपका गॉसियन सरफेस है जिसके सेंटर पर क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, जो कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है, इतना फ्लक्स जनरेट कर रहा है। अब यहां माइनस लिखा हुआ है, मतलब फ्लक्स क्या है, इनवर्ड है। चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, फील्ड अंदर की तरफ होगी तो फ्लक्स अंदर की तरफ है, सिंपल सी बात। ठीक है, इफ द रेडियस
ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास। बढ़िया क्वेश्चन यार, बढ़िया क्वेश्चन। मेरे को फिर अपने लेक्चर याद आ गए। मैंने 3 स्फीयर बनाकर आपको दिखाए थे, ऐसे 3 सर्कल बनाए थे, है ना। स्फीयर दिखता है 3D फिगर में यहाँ पे कैसे दिखाता, स्फीयर तो एक सर्कल की तरह दिखाते हैं ना। वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है उससे जो टोटल फ्लक्स निकलता है, जो टोटल फ्लक्स निकलता है वो होता है Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस फ्लक्स के फॉर्मूले में कहीं भी आपको रेडियस का टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो रेडियस पे डिपेंड करता ही नहीं, साइज पे डिपेंड करता ही नहीं, शेप पे डिपेंड करता ही नहीं। अगर आपने एक गॉसियन सरफेस बनाया है जिसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, Q एनक्लोज्ड Q है, तो भाई टोटल फ्लक्स वो कितना जनरेट करेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड इट्स साइज। खत्म बात, ठीक है। तो यहां आपसे पूछा है इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, तो इसका मतलब है, इसका आंसर है सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन द नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। फिर आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट चार्ज की वैल्यू बता दो। तो लो भाई, आपके पास फ्लक्स की वैल्यू है 1 × 10⁻3, है ना। माइनस में ले लो, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा आपका चार्ज। क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास है फ्री स्पेस के लिए 8.85 × 10⁻12, ठीक है ना। चलो मल्टीप्लाई करो, 8.85 × 10⁻12। ये माइनस में आया है, तो Q एनक्लोज्ड की वैल्यू आई है आपके पास -8.85 × 10⁻9 कूलम, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, अरे रिमेन सेम, आंसर है -8.854 नैनो कूलम। अलग तरीके से लिख दिया, 10⁻⁻9 ना था, नैनो कूलम लिख दिया, कोई बात नहीं, आंसर सही है, आंसर में कुछ भी गलती नहीं है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, कंडक्टिंग स्फीयर आ गया है भैया। भैया तुरंत दिमाग चले और कंडक्टिंग स्फीयर पे पहुंच जाए, जो हमारा लास्ट लेक्चर है। हमारा जो लास्ट लेक्चर था कंसेप्चुअल वीडियो का, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का, उस पर अब ये क्वेश्चन पहुंच गया है। क्वेश्चन भी ट्रैवल कर रहा है, हर कंसेप्ट पे कूद रहा है हमारा क्वेश्चन। अब कहां आ गया, लास्ट लेक्चर पर आ गया, लास्ट कंसेप्ट पर आ गया है। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज, चार्ज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। आए हाय 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 हाय, आए हाय हाय हाय, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ने बहुत अच्छे से कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन हम नहीं होंगे यार, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस दूर, यहां से x = 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 0.20 मीटर दूर, इस पॉइंट पर P पॉइंट मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको फील हुई है वो इनवर्ड फील हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको कैसी दिखी है भाई, इनवर्ड फील हुई है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो चार्ज है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो सरफेस पे चार्ज होगा, कैसा होगा भाई, नेगेटिव। देखो कितने सारे कंसेप्ट कितने प्यार से लग रहे हैं। जैसे ही मैंने कंडक्टिंग पढ़ा स्फीयर, मैंने चार्ज कहाँ पर लगा दिया भाई, सरफेस पर लगा दिया। दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दे दिया है, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम and points radially inward, what is the net charge on the sphere। अब आपको नेट चार्ज ऑन द स्फीयर निकालना है। फॉर्मूला जिसको याद आ गया होगा, कसम बता रहा हूं, बहुत अच्छे से आंसर आ जाएगा। याद करो, जब आप एक कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड जाते थे, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड जाते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते थे, तो आपको ऐसा फील होता था कि सारा का सारा चार्ज कहां पर बैठा हुआ है, सेंटर पर बैठा हुआ है। याद करो लास्ट लेक्चर, जब आप किसी कंडक्टिंग स्फीयर से कुछ x डिस्टेंस बाहर जाते थे, यानी कि आउटसाइड की बात करते थे, यहां पर x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन r है, हाँ कि ना। तो आप कहां हो, आउटसाइड हो। तो जब आप आउटसाइड पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो आपके दिमाग में ऐसा आता था ख्याल, ऐसा सोचते थे आप कि मुझे फील हो रहा है कि सारा का सारा जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ है। तो आप फॉर्मूला लगाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो फॉर्मूला क्या होता था, 1/4πε0 Q अपॉन
आर स्क्वायर। याद आया कि नहीं आया? हाँ सर, आर क्या था? डिस्टेंस के बराबर था। यहाँ आर की वैल्यू एक्स है, तो लो भैया हमने क्या बोल दिया? एक्स बोल दिया, एक्स का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है अंदर की तरफ है ना, चार्ज नेगेटिव आएगा, हमको पता है, वो सब हमको मत बताइए, हमको पता है। वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की? 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। के की वैल्यू, ये क्या बनता है? ये के बनता है ना। के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। एक्स कितना है? 0.20 का स्क्वायर। चार्ज निकाल लेंगे? अरे बहुत आसान है सर, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.20 का स्क्वायर, बहुत ही शानदार, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9, कितना आ जाएगा भाई? 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ गलत प्रेस हो गया है, तो मैं एक बार और आपकी सेफ्टी के लिए और अपने आंसर की संतुष्टि के लिए वापस फिर से कर लेता हूँ, और यहाँ पर बिल्कुल सही वही वैल्यू आ रही है। तो Q कितना आ रहा है? 6.67 इंटू 10⁻9 कूलम, 10⁻9 कूलम। चेक करें क्या? 6.67 नैनो कूलम। क्यों पढ़ाया था सर? क्यों पढ़ाया था? ये वाला फॉर्मूला क्यों पढ़ाया था? याद आया कि नहीं याद आया? याद आ गया सर। मैंने आपको बोला था कि कभी कभी ऐसा फॉर्मूला मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसमें आपको क्यू निकालने को बोल देगा। सिग्मा विग्मा कुछ काम नहीं आएगा फॉर्मूले में, ठीक है ना, इसलिए हम इस फॉर्मूले को भी पढ़कर आए थे। देखो आंसर आ गया है। मेरा आपसे क्वेश्चन अब ये है कि हमने इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। प्लीज कमेंट पर जाकर मुझे बताओ कि वो दूसरा फॉर्मूला कौन सा था। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर लेक्चर में देखो, दोनों फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, दिमाग चलेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, फिर से वही आ गया। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस। यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। कितना आसान क्वेश्चन है। अरे भैया आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी, सिग्मा दे दिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया आपको दे दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया आपको दे दिया, ठीक है ना। पूछ रहा है टोटल चार्ज बताओ कितना होगा, क्यू बताओ कितना होगा, तो हमको पता है कि वो सिग्मा इंटू एरिया होगा। हाँ सर, बताओ चार्ज डेंसिटी कितनी है? 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया कितना होगा? इस कंडक्टिंग स्फीयर का आप एरिया नहीं निकाल सकते, 4πr², ठीक है सर। 4πr कितना होगा? डायमीटर आपको 2.4 दिया है, रेडियस आपका 1.2 हो जाएगा, यहां पर आप 1.2 का स्क्वायर कर दो। आ गया 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4π, अरे 4π, अरे रे 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 क्या हो गया भैया? 80 इंटू 10⁻⁻6, लगता है कैलकुलेटर बोल रहा है कि मेरी उम्र हो गई है, मेरी उम्र हो गई है। 4π इंटू 1.2 का स्क्वायर कितना आ गया? 1.44। चार्ज की वैल्यू आ गई 1.44 इंटू 10⁻³ कूलॉम, है ना। देख लेते हैं भाई आंसर सही है क्या? 1.44 इंटू 10⁻³ कूलॉम। आ गया? आ गया सर, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। लो, टोटल फ्लक्स निकालना है। बाएं हाथ का खेल सर। टोटल फ्लक्स, गॉस लॉ लगाएंगे, क्यू एनक्लोज्ड आप निकाल ही चुके हो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू एनक्लोज कितना आया है? 1.44 इंटू 10⁻³ कूलॉम, डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस का एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। चेक कर ले कितना आएगा? 8.85 इंटू 10⁻12 एंड आंसर इज 1.60 इंटू 10⁸। बिल्कुल सही आई है आपकी वैल्यू, ये आई है आपकी वैल्यू। क्लियर? बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लो भैया इनफाइनाइट लाइन चार्ज पे कूद गया क्वेश्चन, इनफाइनाइट लाइन चार्ज पे आपका क्वेश्चन कूद गया है। प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि आपसे पूछा है लैम्डा की वैल्यू, आई एम सॉरी फॉर दैट, आपसे पूछा गया है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो। क्या पूछा गया है? लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता होगा उनका तो हो गया बंटाधार, कुछ नहीं याद आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा,
जिनको फॉर्मूला होगा याद उनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज कितना होता है, वो होता है सर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। याद आया? हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दी है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू लैम्डा आपको निकालना है 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, है ना। और r की वैल्यू कितनी है, कितने डिस्टेंस पे बोला है आपको, 2 सेंटीमीटर पर। यहाँ x भी हो सकता है मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया उसमें मैंने यहाँ x ले लिया हो, टेंशन मत लेना। r x बराबर है 2 सेंटीमीटर है 0.02 मीटर। चलो भाई, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4 की इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 पाई इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 0.02 और आंसर आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर -7। बहुत बढ़िया। लैम्डा आ गया है 1 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। पक्का पक्का। लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछी है, मीटर स्क्वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसी बात कर, पर मीटर आएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी ना कूलम पर मीटर आएगा। चलो देखें जरा आंसर क्या है, 10 माइक्रो कूलम पर मीटर, 10 माइक्रो कूलम पर मीटर, है ना। 10 इंटू 10 टू पावर -7 करोगे 10 माइक्रो कूलम पर मीटर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो नोट डाउन करो, आगे बढ़े। चलिए देख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन भी होने वाला है, इसे देखते हैं। इसके बाद हमारी एडिशनल एक्सरसाइज आएगी, उसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो गया, 1 घंटा 40-50 मिनट का चला जाएगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमने कोशिश कर ली है सारे क्वेश्चन को कवर करने की। आ जाओ भाई, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स। अच्छा, ये कैपेसिटर का कंसेप्ट है भाई, यही कंसेप्ट आप पढ़ोगे किसमें, कैपेसिटर में, अपने नेक्स्ट चैप्टर में, वहां डिस्कस करूंगा मैं इस चीज को, लेकिन अब आ गया है तो पढ़ लेते हैं। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। 2 आपको मेटल प्लेट्स बनानी है, 2 मेटल प्लेट्स बनानी है, हमको जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एक मेटल प्लेट ये है और एक मेटल प्लेट ये है, एक मेटल प्लेट ये है। सीधी लाइन बना दूं जरा, एक मेटल प्लेट ये है, एक मेटल प्लेट ये है भाई, ठीक है। ठीक है, ऑन देयर इनर फेसेस। अच्छा, क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पे। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी। इनर सरफेस पर, प्लेट्स पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। मतलब ये इस प्लेट का इनर सरफेस हो गया और ये इस प्लेट का अंदर वाला, ये दिख रही है तो बाहर वाला दिख रहा है आपको, अंदर की तरफ क्या हो गया, एक सिग्मा हो गया, ठीक है ना। बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो 0 है, इसके बाहर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो 0 है। ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर मान लीजिए ये प्लस है तो ये माइनस होगी, ठीक है ना। ऑफ मैग्नीट्यूड, चलो मैग्नीट्यूड भी दे दिया आपको, कितना है 17 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 17 10 टू पावर -22, ठीक है। What is electric field in the outer region of the first plate? Outer region of the, ये मेरी फर्स्ट प्लेट है, ये मैं मान ले रहा हूँ, दिस इज माई सेकंड प्लेट। आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, दिस इज द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इसको मैं बोल देता हूँ भैया ए पॉइंट, है ना। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, बताओ कितनी होगी, यहाँ बना देता हूँ। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, बताओ कितनी होगी। प्लेट का केस याद करो, प्लेट का केस याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन प्लेट, याद करो, याद आ गया, हाँ सर याद आ गया। हाँ, इस पॉइंट पर इसके कारण, इस प्लेट के कारण, ये पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली है, ये क्या करेगी, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी कुछ इस तरीके की, E1, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर। ये जो सेकंड वाली प्लेट है, इस पर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी टुवर्ड्स इट, यानी कि ये होगी E2 ना। अवे फ्रॉम इट बनेगी E1, टुवर्ड्स इट बनेगी E2, ठीक है ना। ओके, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना होगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, याद करो सर, इसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। याद आया फॉर्मूला, हाँ सर याद आ गया। अब यहाँ गलती क्या कर देते हैं बच्चे, लिखते हैं माइनस ऑफ माइनस सिग्मा, क्योंकि ये नेगेटिव सिग्मा है, अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये कर देते हैं गलत। यहाँ हो गई आपसे गलती, क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी साइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट कर दी है। देखो देखो, साइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन आपने ऑलरेडी ले ली है,
तो जब आपने डायरेक्शन ऑलरेडी बना दी है तो आपको यहाँ माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, ये गलती मत करना। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो कितना आएगा? 0। कितना आ गया? 0। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, यानी कि आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट पर, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट बी, इस पर पूछ रहा है। अब आप देखो इस प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण इस पर कितनी फील्ड होगी? टुवर्ड्स इट होगी, है ना? अरे अट्रैक्ट करेगा ना, फील्ड कहाँ होगी? टुवर्ड्स द प्लेट होगी। ये कितनी होगी? E2, है ना? और इस पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण इस प्लेट 1 के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी, E1। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। क्या यहाँ भी आंसर 0 आने वाला है? बिल्कुल सर बिल्कुल, यहाँ भी 0 आने वाला है आंसर। EB इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर समझ रहे। चलो तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। चलो अब जरा बीच में देख लें, तीसरा पॉइंट वही है, बिटवीन द प्लेट्स। तो हमने यहाँ पे सी पॉइंट लिया अपना और चेक किया जरा सी पॉइंट पर क्या हो रहा है। तो इस प्लेट के कारण, अच्छा फर्स्ट प्लेट के कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहाँ पर हो जाएगी E1 ये। अच्छा ये सी पॉइंट है, ये E1 है। अच्छा इस सेकेंड प्लेट के कारण कहाँ होगी? नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड क्या हो जाएगी? E2 की ये हो जाएगी। सेम हो गई क्या डायरेक्शन? हाँ सर सेम हो गई। तो आप इसी निकाल सकते हो, सी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो कितना आ जाएगा? ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। खत्म, खत्म भैया खत्म। मतलब यहाँ 0 यहाँ 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर सिग्मा की वैल्यू है 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की कितनी? 8.85 इंटू 10⁻12, है ना? इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? पक्का 100%। चलो भाई आगे बढ़े, खत्म करें। चलो भैया तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है ध्वस्त, ठीक है ना? चलिए तो इसी के साथ करता हूँ मैं इस लेक्चर को खत्म। अभी आपके 10 क्वेश्चन और बचे हैं जो एडिशनल एक्सरसाइज के हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की एक वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जो कि आपको गूगल पर जाकर टाइप करोगे आप तो आपको यही पेज देखने को मिलेगा, है ना? यहाँ पर हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सारे लेक्चर, सारे क्लासेस के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए हैं, अपलोड करा दिए हैं, अरेंज करा दिए हैं। चाहे वो क्लास 1 से लेकर 12 तक का कोई कंटेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश का हो, NTSC का हो, ओलंपियाड का हो, यूपी बोर्ड का हो, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर वेबसाइट अलग से क्यों बना दी जब यूट्यूब चैनल? तो कई बच्चे ऐसा ही बोलते हैं कि सर यूट्यूब पर जाकर पढ़ते हैं तो हमको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हमने उनकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि हमारी वेबसाइट पर आओ और फटाफट पढ़ते जाओ, एक के बाद एक सारे लेक्चर हमने क्या कर दिए हैं? अरेंज कर दिए हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। अब मान लीजिए आप क्लास 12 के स्टूडेंट, आपने क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 के सारे फैकल्टीज के लेक्चर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आपका फिजिक्स अगर देखने का माने, आपने फिजिक्स पर क्लिक किया तो फिजिक्स पढ़ाता हुआ मैं आपको दिख जाऊंगा। मेरे जितने भी चैप्टर हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उस चैप्टर के अंदर जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं वो सब आपको लाइन वाइज अरेंज करके दे दिए गए हैं। आपको सिर्फ पानी की बोतल, दिमाग और पेन पेपर लेकर बैठना है, लेक्चर अपने आप एक के बाद एक चालू हो जाएंगे, ठीक है ना? आपको मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी पता है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको दिया जाता है। हम आपसे कोई कोड नहीं लगाने को बोलते कि 10% ऑफ मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देता है आपको कौन? मैग्नेट ब्रेन्स, है ना? लेकिन बदले में हम भी थोड़े से लालची हैं, हम भी आपसे चाहते हैं, और वो चाहते हैं क्या? प्यार और सपोर्ट। जिसके बदले में हमको क्या मिलेगा? अगर हमको प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो उसको हम एक एज अ मोटिवेशन लेंगे, हम मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो आप पूछोगे कि सर कैसे हम आपको मोटिवेटेड रख सकते हैं, कैसे अपना प्यार और सपोर्ट दिखा सकते हैं? तो हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा सकते हैं, ठीक है ना? चलिए तो इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।